इवनिंग स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको कंडक्टेंस फैराडेज लॉ के कुछ बेसिक फंडे बताए थे। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ये आज की वीडियो मैं दे रहा हूँ, जिसमें कि हम सबसे पहले ओल्ड गैल्वेनिक सेल देख रहे हैं। ओल्ड गैल्वेनिक सेल में एक बीकर होता है। बीकर में बीच में पोरस प्लेट ऑफ एगर एगर होती है। पोरस प्लेट ऑफ एगर एगर बीच में डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ZnSO4 भरते हैं, सेकंड पार्ट में CuSO4 भरते हैं, और फर्स्ट पार्ट में जिंक रॉड और सेकंड पार्ट में कॉपर की रॉड डालते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में सर्किट लगा देते हैं, जिससे जो हमारे सेल रिएक्शंस हैं आप देख पा रहे हैं कि Zn जब आयोनाइज होगा तो Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द पोरस प्लेट कम इन सेकंड पार्ट। सर्किट में से होकर के ये सेकंड पार्ट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड पार्ट में कॉपर सल्फेट आयोनाइज हो जाता है, Cu डबल पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव, और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे वो कॉपर ले लेता है, Cu डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाएंगे। और हमने देखा कि Zn ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है, और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कॉपर का रिडक्शन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और गैल्वेनिक सेल में हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो जिंक है वो एनोड है, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, और जहां रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जिससे कि करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का उल्टा होता है, और करंट हमेशा कॉपर से Zn की तरफ फ्लो करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और कॉपर से जिंक की तरफ करंट फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट होता है। इसके बाद ये नीचे मॉडिफाइड गैल्वेनिक सेल है, जिसको डैनियल सेल भी कहते हैं। मॉडिफाइड गैल्वेनिक सेल है जिसको डैनियल सेल कहते हैं। और इसमें और ओल्ड मॉडल में फर्क ये है कि जो ओल्ड मॉडल है उसका EMF शुरू में तो ठीक होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो आफ्टर 15-20 डेज वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है बिना यूज करे हुए भी। दोबारा अगर हम उसे यूज करना चाहेंगे तो पहले उसे रिचार्ज करना पड़ेगा, तब इस्तेमाल कर पाएंगे। ऊपर जो ओल्ड मॉडल है ये इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न मॉडल है नीचे, ये इसमें 2 अलग अलग बीकर हैं, आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट बीकर में ZnSO4 भरा हुआ है, सेकंड बीकर में कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। फर्स्ट बीकर में जिंक रॉड और सेकंड बीकर में कॉपर रॉड डाली हुई है। बीच में साल्ट ब्रिज लगाया हुआ है हमने यू शेप्ड ग्लास ट्यूब के अंदर, और KCl प्लस एगर एगर का मिक्सचर हम साल्ट ब्रिज के अंदर भरते हैं। इसमें हमने जो एगर एगर है उसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, वो सोल्यूशन को गाढ़ा रखने के लिए यूज होती है। और KCl हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी इक्वल होती है। हम यहाँ पर KNO3 भी ले सकते हैं साल्ट ब्रिज में, क्योंकि KNO3 में भी K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव की जो आयनिक मोबिलिटी है वो इक्वल होगी। इसके बाद हमारे सेल रिएक्शंस वही है ऊपर वाले। फर्स्ट पार्ट में जिंक आयोनाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में से क्रॉस करके सेकंड पार्ट में आएंगे, एंड सेकंड पार्ट में कॉपर सल्फेट जब आयोनाइज होगा तो वो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है सेल का, इसमें Zn रॉड ZnSO4, बीच में डबल लाइन का मतलब होता है साल्ट ब्रिज, और CuSO4 Cu। सेकंड एग्जाम्पल में ZnSO4, Zn की रॉड ZnSO4 में, डबल लाइन का मतलब साल्ट ब्रिज, और सेकंड पार्ट में सिल्वर की रॉड AgNO3 में है। तो ये हमारा गैल्वेनिक सेल का दूसरा एग्जाम्पल है और कॉमन रिप्रेजेंटेशन भी है। इसके बाद जो ओल्ड मॉडल है ये Zn और सिल्वर के इलेक्ट्रोड्स का है, और ये Zn और सिल्वर का मॉडर्न मॉडल है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ऊपर Zn और सिल्वर का ओल्ड मॉडल है, और नीचे Zn और सिल्वर के इलेक्ट्रोड लेकर हमने मॉडर्न मॉडल बनाया है। 2 बीकर है, फर्स्ट बीकर में ZnSO4 है, उसमें जिंक रॉड लगी हुई है, सेकंड बीकर में AgNO3 है, उसमें सिल्वर रॉड लगी हुई है, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने सर्किट लगा रखा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। और KCl प्लस एगर एगर साल्ट ब्रिज में हम भरते हैं, जिसका कारण मैंने अभी आपको बताया ही है कि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की आयनिक मोबिलिटी इक्वल होने के कारण इसे साल्ट ब्रिज में रखा जाता है। हम KCl की जगह KNO3 भी इसमें ले सकते हैं। और मॉडर्न सेल की खास बात यह है कि इसका EMF हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर हम बैटरी 10-15 दिन 20 दिन इस्तेमाल ना भी करें, उसके बाद भी हम इसे यूज करते हैं, तो EMF उतना ही निकलेगा, बैटरी डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं होती। जबकि मैंने आपको बताया कि पुराना वाला जो मॉडल है
उसमें बैटरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाती है और 5, 6, 7, 10 दिन बाद जब हम उसे दोबारा यूज करते हैं तो करंट नहीं दे पाती है। इसमें जो कॉटन लगता है, इस विशेष प्रकार के कॉटन को FJ कॉटन कहते हैं। ये काफी हार्ड होता है और इसके सेल रिएक्शंस हैं, आप देख पा रहे हैं नीचे कि Zn दो इलेक्ट्रॉन देगा, Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट क्रॉस करके सेकंड पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट में AgNO3 टूटेगा। Ag की वैलेंसी 1 है तो एक Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लिहाजा मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 Ag लेने होंगे। इलेक्ट्रॉन Zn से सिल्वर की तरफ फ्लो कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट का फ्लो उल्टा हो जाएगा, सिल्वर से Zn की तरफ करंट का फ्लो होगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल वो सेल होता है जो एक बार यूज करके डिस्चार्ज हो जाता है और उसे हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो वाले सेल प्राइमरी सेल कहलाते हैं स्टूडेंट्स। और सेकेंडरी सेल होते हैं जो कि एक से अधिक बार रिचार्ज करके यूज किया जा सकता है, जैसे मोबाइल की बैटरी है, जैसे इन्वर्टर बैटरी है, जिसे हम बार बार रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टर बैटरी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक सेल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन एक बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी सेल, और बैटरी में एक से अधिक कैथोड और एक से अधिक एनोड होते हैं। बहुत कॉमन डिफरेंस है जो कि बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा जाता है। सेल कंटेन सिंगल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड सिंगल नेगेटिव इलेक्ट्रोड while the battery contain a combination of cell. It means that more than one positive electrode and more than one negative electrode. इसके बाद EMF of the cell के ऊपर हम आ रहे हैं। EMF of the cell is defined as the potential difference between the two electrodes of the cell. लैब में अगर हमें EMF निकालना है तो EMF निकालने के लिए हम यहाँ पर सर्किट की जगह वोल्ट मीटर लगा देंगे। सर्किट हटा करके अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा दें तो उस वोल्ट मीटर की जो भी रीडिंग है वो EMF कहलाएगी। लैब में EMF निकालने के लिए हमें सर्किट में वोल्ट मीटर लगाना होता है और उसकी रीडिंग ले लेते हैं, लेकिन कागज पर कैलकुलेट करने के लिए, ऑन पेपर्स कैलकुलेट करने के लिए, EMF कैलकुलेट करने के लिए ये आपके सामने नर्स्ट इक्वेशन है, NER-NST इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन, जिसमें E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF log C2 अपॉन C1। यहाँ पर हम सब चीज आपको बता भी रहे हैं। E इज द EMF, E naught is the electrode potential, R is the gas constant, T is the temperature in Kelvin, N is the valency of the metal and F is the Faraday's constant जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। और रिएक्शन में C2 is the concentration of RHS and C1 is the concentration of LHS। ये हमने नीचे Zn और कॉपर के इलेक्ट्रोड में नष्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो हमने Zn के लिए इक्वेशन लगाया है, E1 इज इक्वल टू E1 नॉट माइनस RT अपॉन 2F कर देंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले। लॉग RHS अपॉन LHS के हिसाब से Zn डबल पॉजिटिव RHS में है तो वो ऊपर लेंगे। इसी प्रकार से कॉपर का रिडक्शन हुआ था, उसके लिए हमने E2 निकाल लिया है। E2 इज इक्वल टू E2 नॉट माइनस RT अपॉन 2F, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। लॉग RHS अपॉन LHS एंड द टोटल EMF E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये हमने नर्स्ट इक्वेशन की दोनों वैल्यूज को रख दिया है और E1 E2 एक तरफ करके RT अपॉन 2F कॉमन ले लिया है, तो ये log C प्लस log D का फार्मूला लगा करके log C इंटू D हो जाएगा, आप ये देख पा रहे हैं। और इसके बाद ये सॉल्व करके E इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट माइनस RT अपॉन 2F log Zn डबल पॉजिटिव अपॉन CU डबल पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि जो जिंक न्यूट्रल है और कॉपर न्यूट्रल है वो सॉलिड है और सॉलिड का कंसंट्रेशन हम 1 मान लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस इनके होते हैं क्योंकि सेल रिचार्जेबल होता है इसलिए। और इसके बाद हमने बेस E के लॉग को बेस 10 में बदला है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया है। नॉर्मली हम डेरिवेशंस नहीं कर पाते हैं इसके, बच्चे डायरेक्ट फार्मूला याद करते हैं और एग्जाम में गलती करते हैं, लेकिन आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए क्योंकि जब तक आप फार्मूला सही नहीं बनाएंगे तब तक आप EMF का न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद ये R की वैल्यू रख करके 8.314, टेम्परेचर 298 ले लेंगे रूम टेम्परेचर केल्विन में, और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू रख करके जब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो गया -0.0591/2 आ जाता है। वैलेंसी अलग रखी है मैंने, वैलेंसी को उसमें शामिल नहीं किया है। ठीक इसी प्रकार से जिंक और सिल्वर के इलेक्ट्रोड के लिए हम फार्मूला बना रहे हैं बाई अप्लाइंग द नर्स्ट इक्वेशन। हम देख रहे हैं Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो Zn वाली इक्वेशन वही है, और हम ये देख रहे हैं 2Ag पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1 है। देन यहाँ से E2 निकाल रहे हैं, E2 इज इक्वल टू E2 नॉट माइनस RT अपॉन 2F log Ag का होल स्क्वायर अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर मीन्स RHS अपॉन LHS। और इसको सॉल्व करके टोटल EMF विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, पिछले वाले फार्मूले की तरह जब हम सॉल्व कर लेंगे
then the net result will be this: E is equal to E1 naught plus E2 naught minus 0.0591 upon 2 log Zn डबल पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव का होल स्क्वायर। Ag का होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या सिल्वर में पावर में चली जाएगी, 2 Ag है तो सिल्वर की पावर में 2 आ रहा है। इसके बाद ईएमएफ निकाल लेने के बाद हम ईएमएफ से फ्री एनर्जी निकालते हैं। ईएमएफ से फ्री एनर्जी निकालने का तरीका होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एनएफ इंटू ईएमएफ। एनएफ, एन इज द वैलेंसी, एफ इज द फेराडेज कांस्टेंट और ईएमएफ वो वैल्यू है जो नर्स इक्वेशन से हमने निकाली है। इस फार्मूले से हम डेल्टा जी निकाल लेंगे। एंड अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ईएमएफ को जीरो रख देते हैं। ईएमएफ को जीरो पुट करके बाकी का फार्मूला जो ये हमारा आया है E1 नॉट प्लस E2 नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, यहाँ पर जो Zn अपॉन कॉपर का रेशियो होता है उसे केसी मान लेंगे। बाकी चीजें न्यूमेरिकल में दी होती हैं, E1 नॉट E2 नॉट दिए होते हैं और E1 नॉट E2 नॉट को देख करके पुट करके इसमें केसी निकाल लेते हैं, वही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल होता है। ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम बनता है और बैटरी रिचार्जेबल होने के कारण रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। तो E1 नॉट E2 नॉट पुट करके हम केसी निकाल सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ बनेंगे: कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द डेल्टा जी एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन तीनों के फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। अब मान लीजिए ये न्यूमेरिकल है मेरे सामने, ZnSO4 ये सेल दिया हुआ है मुझे, ZnSO4 की मोलरिटी 0.01 है, CuSO4 की मोलरिटी 0.1 है और E नॉट दिया हुआ है Zn डबल पॉजिटिव अपॉन Zn माइनस 0.76 वोल्ट, E नॉट दिया हुआ है Cu डबल पॉजिटिव अपॉन कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, और इन दोनों की सहायता से हम ईएमएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या हमने फार्मूला सही प्रूव कर लिया है, और जो कि हमारा फार्मूला है ये आप देख पा रहे हैं, इस फार्मूले में वैल्यू रख रहा हूं E इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn अपॉन कॉपर। तो देखिए जिंक अपॉन कॉपर की जगह तो हमने मोलरिटी पुट कर दी है, यहाँ देखिए जिंक की मोलरिटी ऊपर कॉपर के नीचे जो कि हमें गिवन है, और E1 नॉट प्लस E2 नॉट की जगह हम शॉर्टकट में समझ लेंगे, हमें लिखना है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। ये दो वैल्यूज हमें दी हुई है, Zn की दी हुई है माइनस 0.76, कॉपर की दी हुई है प्लस 0.34। तो यहाँ फार्मूले में हमने बड़ा माइनस छोटा रखा है वैल्यू की जगह, E1 नॉट प्लस E2 नॉट की जगह बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, और यहाँ मोलरिटीज रख देंगे, आपका ईएमएफ आ जाएगा वोल्ट में। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप कैलकुलेशन को इतनी वैल्यू रख के छोड़ भी देते हैं तो 5 नंबर के सवाल में 4.5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, आधे नंबर कैलकुलेशन के काट लेगा। इसके बाद हम डेल्टा जी निकालेंगे। तो जो भी ईएमएफ निकला है उसको हमने डेल्टा जी वाले फार्मूले में रखा है, और ईएमएफ नर्स्ट वाला यहाँ रख देंगे। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा तो उसकी भी कंडीशन मैंने आपको बताई है, और उसमें ये जो हमारा सवाल है इसमें E1 नॉट E2 नॉट की जगह रखते हैं बड़ा माइनस छोटा वैल्यू, बाकी हम सॉल्व करके केसी निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 3 चीजें आपसे पूछता है बेसिकली, ईएमएफ, डेल्टा जी एंड केसी। तो ये तीनों चीजें अगर आप निकालना सीख जाते हैं तो आपका गैल्वेनिक सेल वाला पोर्शन पूरा तैयार हो जाता है। और अब मैं आपको एक सेल दे रहा हूँ जिसका ईएमएफ आप घर पे कैलकुलेट करके देखेंगे होमवर्क में, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल करके मुझे भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपको उसे सॉल्व करके दिखा सकूंगा। सेल ये है हमारा स्टूडेंट्स, Zn रॉड है ZnSO4 में, और Fe की रॉड FeCl3 में है। दोनों की मोलरिटी हमें दी हुई है 0.1 और 0.01, और E नॉट Zn का दिया हुआ है माइनस 0.76 और E नॉट Fe का दिया हुआ है प्लस 0.71 वोल्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द डेल्टा जी एंड कैलकुलेट द केसी, के 3 सवाल आपको करने, और करके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और आपको ये चीज़ अपने बोर्ड की तैयारियों में और जेई की तैयारियों में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और E1 नॉट प्लस E2 नॉट की जगह मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके डीप में नहीं जाना चाहते और अपना सवाल सही कर सकते हैं। सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को ना समझते हुए हम अगर E1 नॉट प्लस E2 नॉट की जगह बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू रख देंगे तो हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम फेस करने पर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, मैं उस पर अगली वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा। और अपने अगले वीडियो में मैं केमिकल काइनेटिक्स का 1 शॉट लेक्चर लेके आऊँगा, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल्स का, जो कि आप मिस मत करिएगा। कल सुबह मैं अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा फॉर केमिकल काइनेटिक्स थ्योरी, एंड देन शाम को लोड करूंगा केमिकल काइनेटिक्स विद न्यूमेरिकल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो
आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। माई चैनल इज डी शर्मा क्लासेस @D Sharma Classes 8648। थैंक यू।